बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के फ़र्स्ट हाफ बुक के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज़ प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू। अच्छा, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर मीडियम रख दिया जाए, तो उससे डाइलेक्ट्रिक की जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो आंसर क्या है आपका? अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईसीजी रिकॉर्ड्स द डैश बिटवीन पॉइंट्स ऑन ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक प्रोसेस इन द हार्ट। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है ये हार्ट बीट को मॉनिटर करती है, उसका रिदम देखती है कि हार्ट वर्किंग ठीक कर रहा है या नहीं वर्किंग ठीक कर रहा है। ठीक है जी, तो आंसर आपका अल्फ़ा। क्वेश्चन थर्ड है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन। आपकी बुक की लाइन है ये, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक जिसमें नेचर ऑफ मीडियम है बिटवीन द टू चार्जेस, और दूसरा फैक्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये दो फैक्टर शामिल हैं, तो आंसर आपका डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट फ्लोज इन द गैसेज ड्यू टू। 13 चैप्टर का पहले दूसरे पेज पे ये एमसीक्यू है कि जो सॉलिड्स हैं कंडक्टर्स, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, जबकि यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है गैसेज में दोनों शामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और आयंस भी। तो आपका आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमसीक्यू नंबर 5, अ सर्टेन वायर ए हैज़ अ रेजिस्टेंस आर, another wire B of the same material but twice its diameter as compared to A will have a resistance। पहली जो वायर है वो A कर लेते हैं, ठीक है जी, इसकी रेजिस्टेंस है R। अब जो दूसरी वायर है उसका डायमीटर ट्वाइस है, तो उसकी आपने रेजिस्टेंस जो है वो बतानी। पहली वायर का नाम अगर A है, इस वायर का नाम आप रख लेते हैं B। ठीक है जी। अब पहली बात तो ये आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो एल ओवर ए, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। डायमीटर का एरिया से क्या रिलेशन है? डायमीटर का एरिया से रिलेशन है डी स्क्वेयर पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। ये एरिया होता है। अगर रेडियस के अल्फाज में देखना हो तो पाई आर स्क्वेयर, और अगर डायमीटर के लिहाज से देखना हो तो पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो एरिया है वो डायमीटर के स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, जो वायर आपको बी बताई गई है इसका डायमीटर कितना है? ट्वाइस। अगर डायमीटर आप डबल कर दें, दो गुना ज़्यादा कर दें, डायमीटर डबल करने से क्योंकि उस दो का स्क्वायर भी आना है, तो एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। अब जिस वायर का एरिया 4 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया अगर 4 गुना ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, जो नई रेजिस्टेंस है रो एल ओवर ए, और यहाँ पे साथ कर लेते हैं 1/4। तो जो नई रेजिस्टेंस है वो पहले वाली रेजिस्टेंस से 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया 4 गुना ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या है जी? अल्फ़ा आंसर। ठीक है जी। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये 1 मिलीमीटर पर सेकंड के करीब करीब होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड, जो आपकी बुक का एमसीक्यू है। अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क व्हेन द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का जो फार्मूला है वो है NIBA कॉज अल्फ़ा। स्टूडेंट, जिस भी इक्वेशन में कॉज थीटा या कॉज अल्फ़ा वगैरह आ जाए तो वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो वहाँ अगर अल्फ़ा 0 है तो कॉज अल्फ़ा हो जाएगा 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। तो टॉर्क भी मैक्सिमम आएगा, जो कि होगा NIBA रह जाएगा, और ये किस एंगल पे होगा? 0 डिग्री पे। ठीक है जी। इसमें वेक्टर एरिया का कोई लेना देना नहीं। अगर आप फ्लक्स मालूम करते हैं ना, तो उसमें वेक्टर एरिया लेते हैं जो आम एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यहाँ
टॉर्क वाली MCQ में वेक्टर एरिया आपने नहीं लेना, प्लेन ऑफ द कॉइल ही ठीक है, जो कि आपको डाटा में दिया भी हुआ है। प्लेन ऑफ द कॉइल, जहाँ वेक्टर एरिया आएगा वहाँ उसके ऊपर एरो हेड भी आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ गैल्वानोमीटर एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस में ही सारा आंसर छुपा हुआ है। जब किसी गैल्वानोमीटर के साथ आप सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। अच्छा जी, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन हैज़ अ प्रैक्टिकल रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द। म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल की जाती है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। आंसर आपका बीटा। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आपने डेफिनेशन भी पढ़ा है। जितने भी जनरेटर हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को, आप कॉइल को रोटेट करते हैं किसी भी ज़रिए से, और जिससे क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद जी एडी करंट जो ट्रांसफार्मर में होते हैं, प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट लॉस। एडी करंट वो करंट हैं जो कोर मटेरियल में पैदा होते हैं, जो हम चाहते हैं कि ना पैदा हों। कोर मटेरियल चूँकि आयरन का है, आयरन एक बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है तो उसके रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब आयरन में से ये करंट फ्लो करता है तो उसका कोर मटेरियल हीट अप हो जाता है, इसलिए इसको रोकने के लिए इंसुलेशन वगैरह यूज़ की जाती है, कूलिंग ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। पहले भी तज़किरा हुआ था रेडिएशंस का आपकी बुक में 16 चैप्टर में और 19 चैप्टर में, गालबन 185 पेज पे ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपर गैमा रेज़ हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उसके बाद अगर इनमें से देखा जाए तो उसके बाद एक्स रेज़ आती हैं और उसके बाद कहीं विजिबल लाइट। यानी ये जो चार्ली ऑप्शन है, अगर ये उलट लिखी होती, मतलब गैमा रे सबसे पहले लिखी होती और विजिबल लाइट सबसे आखिर में लिखी होती, तो आंसर ये ठीक होता, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अभी अगर देखें तो कोई भी इनमें से आंसर ठीक नहीं। अगर आप 7 विजिबल कलर्स को भी देखें तो अगर बीटा ऑप्शन भी देखी जाए तो ग्रीन, येलो, ग्रीन और रेड भी ठीक नहीं है। पहले ग्रीन का नंबर आना चाहिए था, फिर येलो का और फिर रेड का। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो आंसर आपके पास क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन AC थ्रू इंडक्टर द अप्लाइड वोल्टेज। AC थ्रू इंडक्टर में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लीड करता है कि लैग करता है। एक बड़ी मशहूर सी लाइन है, मैं बच्चों को कहा करता हूँ वो रट लें कि कैपेसिटर ड्राज अ लीडिंग करंट वेयर एज इंडक्टर ड्राज अ लैगिंग करंट। इंडक्टर जो कि हमारा ये MCQ है, इंडक्टर में हमेशा करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। कितने डिग्री, π/2, 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज प्योर इंडक्टिव सर्किट में। 16 चैप्टर का MCQ था। लास्ट MCQ है जी, द स्लोप ऑफ QT कर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स। अच्छा, किसी भी ग्राफ की आपने स्लोप अगर मालूम करनी है तो उसका तरीका जो सारे असाज़ा बताते भी हैं कि y एक्सिस पे लिया है बिलफर्ज चार्ज और x एक्सिस पे लिया है टाइम। आपने जब किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो जो y एक्सिस के लोग क्वांटिटी ली है उसको आपने x एक्सिस के साथ ली गई क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब y एक्सिस के साथ आपने लिया है चार्ज, x एक्सिस के लोग आपने क्या लिया है, टाइम, और आपको बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इलेक्ट्रिक करंट को ज़ाहिर करेगी, जो कि आपका अल्फ़ा आंसर है, ठीक है जी। ये थे MCQs। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। अच्छा, ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से इसका आप आंसर दे सकते हैं। ये बहाम वाला क्वेश्चन है, बच्चे से पूछते भी हैं सर इसका आंसर कैसे देना है। अगर आप फार्मूला देखें, लेट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है E.A। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपको आंसर में जो फैक्टर बताने चाहिए वो आप बता सकते हैं जी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है फ्लक्स। नंबर 2, कितना एरिया था, जारी बात जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स पास ज़्यादा करेगा। और तीसरा फैक्टर ये है कि उनके दरमियान एंगल कितना है। बिलफर्ज ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं और आगे जो एरिया पड़ा है वो इस तरह है, तो कोई भी लाइन इस सरफेस एरिया से पास ही नहीं करेगी, तो फ्लक्स कितना आएगा, 0। तो इस वक्त एरिया भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है, लेकिन वो शीट पड़ी इस तरह से है कि उसमें से कोई लाइन पास नहीं करेगी। तो ये 3 फैक्टर हैं।
लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें गॉसी लॉ वगैरह जो है, तो जैसे फ्लक्स का एक फार्मूला था जी, अगर आप वो बात करें कैपेसिटर की बात कर लें तो वो क्या था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस फार्मूले से देखा जाए तो फ्लक्स किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक हो गया चार्ज, नंबर 2 दूसरा फैक्टर है एरिया, ठीक है जी, और तीसरा फैक्टर है मीडियम, कि चार्ज के इर्द गिर्द मीडियम कौन सा है। अगर तो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अगर कोई और मीडियम है तो फिर यही फार्मूला क्या बन जाता, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो मेरे ख्याल में अच्छा ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था कि आप जो फ्लक्स पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कहाँ से पूछ रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं या कोई गॉसी लॉ की जो एप्लीकेशन थी वहाँ बात कर रहे हैं। खैर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और आपने कोई एक चूज़ करना ही है तो मैं रिकमेंड करूँगा ये जो पहले वाला आंसर है इसको चूज़ करें आप। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। इसके काम के लिए ना आप एक यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आपने जिस भी बॉडी पे चेक करना है कि कोई चार्ज है या नहीं, वो भी आप बता सकते हैं, और कौन सा चार्ज है ये भी बताया जा सकता है, ठीक है जी। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है कि उस पर चार्ज है कौन सा है, उस मतलब ये वो कोई प्लेट X है जिस पे चार्ज का पता लगाना है, आप उसको किसी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आएं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जिसके लास्ट पे 2 सोने के वर्क होते हैं, गोल्ड लीव्स होते हैं। अगर तो वो जो जिस ऑब्जेक्ट पे X पे पता लगाना है कि चार्ज कौन सा है, अगर उस ऑब्जेक्ट को करीब लाने से, इस डिस्क के, ये डिस्क कह लें, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को डिस्क करीब लाने से ये जो अवराक हैं गोल्ड लीव्स हैं पहले से ज़्यादा फैल जाएं, तो इससे मुराद ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है X इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और अगर तो ऐसा है कि ये जो अवराक हैं गोल्ड लीव्स हैं इनका फैलाव जितना पहले था उससे थोड़ा सा कम हो जाए, यानी ये सिकुड़ जाएं, तो इससे मुराद ये है कि जो ऑब्जेक्ट यानी प्लेट X आप करीब लेके आए हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव के बजाय कौन सा है, नेगेटिव। तो इस तरह गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं, और अगर है तो कौन सा है। A capacitor of 6 microfarad is connected to a potential difference of 1 volt. Find the energy stored in the capacitor. एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा है, उसके कई फार्मूले हैं, यहाँ जो अप्लाई होगा वो है हाफ CV², 1/2। C आपको बताई है 6 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया गया है, 1 वोल्ट। तो ये 2 को कैंसिल करें, आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 × 10⁻⁻6 जॉल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि 90% लोग ये आंसर गलत देते हैं। मसलन इसका आंसर क्या देते हैं, मैं पहले वो आंसर बताता हूँ जो मैं गलत कह रहा हूँ। आंसर ये बताते हैं जी कि जो फिलामेंट है बल्ब का, एक बल्ब के अंदर इस तरह का फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, और बल्ब का ये फिलामेंट जब ग्लो करता है तो उसी से लाइट पैदा होती है। अच्छा, अब उसने पूछा व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। आंसर मोस्टली लोग क्या देते हैं, क्योंकि ये बल्ब का जो फिलामेंट है ये नॉन ओहमिक है, ये गर्म हो जाता है, और इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो इस पे ओहम्स लॉ V=IR अप्लाई भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओहम लॉ की शर्त क्या है कि टेम्परेचर, फिज़िकल स्टेट जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और बल्ब के फिलामेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इसका फिलामेंट इंतहाई गर्म हो जाता है, इसलिए ये नॉन ओहमिक है, इस पर ओहम लॉ अप्लाई नहीं होता। ये 90% लोग ये जवाब देते हो, ये जवाब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें तो उसने तो पूछा ही नहीं कि ये ओहम लॉ को ओबे करता है या नहीं। आपने तो कह दिया ओहम लॉ को ओबे ही नहीं करता, उसने ये पूछा ही नहीं। उसने पूछा व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग, ये टेस्ट करने में मुश्किलात क्या हैं कि ये ओहम लॉ को ओबे करता है कि नहीं, ये टेस्ट करने में मुश्किलात क्या है। और आपने तो फतवा भी जारी कर दिया कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है, तो आप मुश्किलात बताएं, करता है नहीं करता वो बात की बात है। तो मुश्किलात ये हैं
कि आपने किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना है कि वो ओहमिक है कि नहीं, उस पर ओहम लॉ अप्लाई हो सकता है तो नहीं, कि नहीं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहिए, जबकि इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। और यही मसला है कि हम इसको चेक ही नहीं कर सकते कि ये ओहमिक है कि नहीं। ठीक है, आंसर इसका प्रॉपर ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना होना इस मामले में रुकावट या मसाइल पैदा करता है कि हम चेक कर लें कि ये ओहमिक है कि नॉन ओहमिक है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म टॉलरेंस। अच्छा, हम जो कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ते हैं उसमें कलर बैंड्स, डिफरेंट कलर के बैंड्स बने होते हैं जिससे आप रेजिस्टेंस का अंदाज़ा लगाते हैं। मसलन एक रेड कलर का बैंड है, एक कोई ब्लू कलर का लगा लें, एक कोई ब्लैक कलर का है, और जो लास्ट वाला कलर है वो गोल्ड या सिल्वर होता है। यहाँ येलो का हम समझ लेते हैं ये गोल्ड है। ठीक है, येलो कलर का आप गोल्ड कलर समझ लें ये वाला। अब आप जो रेजिस्टेंस का अंदाज़ा लगाते हैं, लेट से रेजिस्टेंस आती है, फ़र्ज़ कर लें, कैलकुलेट तो क्या करनी है, 100 ओहम रेजिस्टेंस आती है, तो ये जो गोल्ड कलर का बैंड है ये ±5% टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस से मुराद ये है कि जितनी भी रेजिस्टेंस मार्क की गई है या उस रजिस्टर पे लिखी गई है उसमें कितनी कमी बेशी हो सकती है। कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी 100% एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है। मसलन रेजिस्टेंस की बात करें तो आप मौसम के साथ इसमें चेंजिंग आ सकती है। गर्मियों में रेजिस्टेंस कुछ होगी और सर्दियों में कुछ, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर से असरअंदाज होती है। तो ये जो ±5% टॉलरेंस है इसको क्या बोलते हैं, ये टॉलरेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 ओहम लिखी थी आपने तो उसका 5% कितना बनता है, 5 ओहम। तो 100 ओहम में 5 ओहम ऊंच नीच हो सकती है, यानी जिस भी रेजिस्टेंस को 100 ओहम मार्क किया गया है असल में वो 95 ओहम से लेके 105 ओहम के दरमियान किसी भी वैल्यू की हो सकती है। इस कमी बेशी का नाम टॉलरेंस है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट इन 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब। तो रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। पहले तो बात, आपको पावर का फार्मूला पता होगा, V²/R। वहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाएं तो वो क्या बनेगा, V²/P। ठीक है जी। वोल्टेज आपको दे दिया है 200, इसका आपने स्क्वायर करना है और नीचे 500। इसका तरीका ये भी होता है कि आप 200 मल्टीप्लाई बाय 200 लिख लें। ठीक है, और नीचे 500। ये दो सिफर आप इन दो सिफर से कैंसिल कर दें, ऊपर आ गया 400 और नीचे क्या आ जाएगा 5। तो ये मेरा ख्याल है कोई 80 ओम के करीब आंसर आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डज द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर द स्क्रीन। तो जो टीवी की पिक्चर है वो इलेक्ट्रॉन बीम से बनती है। इलेक्ट्रॉन बीम आके, तो इलेक्ट्रॉन गन होती है बेसिकली, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम आके स्क्रीन पे टकराती है और एक पिक्चर डेवलप होती है। जैसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जैसे CRO की स्क्रीन है, जिस पे जब कुछ पार्टिकल्स आके टकराते हैं तो वहाँ पे एक इमेज बनता है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये अपने मखसूस पाथ पे जाके टीवी स्क्रीन पे जाके टकरा रहे थे और पिक्चर बन रही थी। आप जब एक मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं, ठीक है, तो वो जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गिर्द क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। उस फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q × V×B। अब वो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल थे V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में जब आएंगे तो उन पर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स इनके रास्ते को डिस्टर्ब कर देगी, इधर उधर बखेर देगी, जिसकी वजह से जो भी नॉर्मल पिक्चर बन रही थी वो अब ख़राब हो जाएगी, यानी कि डिस्टॉर्शन आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। आपकी बुक में डेफिनेशन मौजूद है। जो फ्लक्स डेंसिटी है वो B का नाम है, इसके कई नाम है, एक इसका नाम फ्लक्स डेंसिटी है जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा है, दूसरा इसका नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है, तीसरा इसका नाम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है,
इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसको भी बुक में डिफ़ाइन किया आपके एक आर्टिकल में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें वो कहता है जी कि इसकी मैग्नीट्यूड IL/B साइन अल्फ़ा। वो कहता है करंट किसी वायर में 1 एम्पेयर हो, लेंथ उसकी 1 मीटर हो, पड़ा वो 90 डिग्री पे हो, अगर ये दो चीज़ें 1 है और पड़ा वो 90 डिग्री पे, तो F और B आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द फोर्स, ये फोर्स ही है, लेकिन किस पर, एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर, करंट थ्रू विच इज़ 1 एम्पेयर एंड विच इज़ प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपकी बुक में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q is moving in a region with velocity v where there is an electric field E and magnetic field V, दो fields हैं, तो what will be the total force acting on the particle। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो QE होती है, ठीक है जी, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है किसी चार्ज पार्टिकल पे वो Q इंटू V क्रॉस V है। अब जब दोनों फील्ड्स कहीं पे पाई जाएंगी तो जो टोटल फोर्स होगी वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स को FE कह लें, मैग्नेटिक फोर्स को FB कह लें। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगी वो टोटल फोर्स है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको मज़ीद आप आगे बढ़ा सकते हैं, F इज़ इक्वल टू QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। टोटल फोर्स ये है जिसका नाम क्या होता है, लॉरेंट्ज़ फोर्स। ये आपकी बुक का एक आर्टिकल भी है, लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर। पहली बात तो ये है, जो मोटर होगी, अगर ये आपकी ये मोटर है तो ये चला रही है जनरेटर की कॉइल को, ठीक है, ये कॉइल कह लेते हैं जनरेटर, और इस कॉइल का जो आउटपुट है आप चाहते हैं वापस मोटर को चलाए, ऐसा मुमकिन नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मोटर कॉइल को चला रही है और कॉइल मोटर को चला रही है और ये दोनों एक दूसरे को चलाते रहेंगे, ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, यानी आप कोई एनर्जी बाहर से नहीं भी देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को खुद ही चलाते रहेंगे, और इस तरह ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आप एनर्जी दे नहीं रहे और एनर्जी मिलती जा रही है। यानी जनरेटर भी चल रहा है, मोटर मीन कोई फ़ैन है, लेट से आप पंखा भी चला रहे हैं, उसकी हवा ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, और साथ जनरेटर भी, जनरेटर पंखे को चला रहा है, पंखा जनरेटर को चला रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक तो ये एनर्जी कंजर्वेशन की बेस पर एक्सप्लेन किया। दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन है कि आपकी मोटर चलाती है जी, फ़र्ज़ करें मोटर को करंट मिल रहा था लेट से 10 एम्पेयर, शुरू में आपने इसको बाहर से कहीं से करंट दे दिया, अब उससे ये मोटर घूमी, फ़र्ज़ करें पंखा घूम रहा है और पंखे ने आगे जाके जनरेटर की कॉइल को घुमाया जिसने आगे करंट पैदा करना है। वो जो करंट पैदा होगा, मोटर ने कॉइल को घुमा के जो करंट पैदा किया वो लाजमन कम होगा, क्योंकि आउटपुट हमेशा इनपुट से थोड़ा कम होता है पावर लॉसेज वगैरह की वजह से। अच्छा, अब पहले आपने स्टार्ट मोटर किया 10 एम्पेयर करंट देके, उस 10 एम्पेयर करंट से मोटर चली, उसने आगे करंट पैदा किया 8 एम्पेयर। अब ये 8 एम्पेयर करंट वापस किसको जाके मिला, मोटर को। अब वो बाहर वाला जो करंट था 10 एम्पेयर वो गायब कर दें, अब इसको 8 एम्पेयर करंट मिल रहा है, ठीक है जी, 8 एम्पेयर। अब मुझे बताएं 8 एम्पेयर करंट से मोटर जितनी पहले स्पीड से चल रही थी 10 एम्पेयर से, अब 8 एम्पेयर वाले करंट से उससे थोड़ी स्लो हो जाएगी। मोटर स्लो होने का मतलब ये है कॉइल अब पहले से आहिस्ता घूमेगी, कॉइल थोड़ी स्लो घूमेगी, इसका मतलब अब जो करंट पैदा होगा वो 8 एम्पेयर नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, लेट्स से 6 एम्पेयर। अब ये 6 एम्पेयर आगे जाके फिर किसको मिला, मोटर को, 8 एम्पेयर की बजाय 6 एम्पेयर मिला। अब फिर क्या होगा, 6 एम्पेयर मिलने से मोटर पहले से स्लो घूमेगी तो कॉइल भी स्लो घूमेगी, इस कॉइल स्लो घूमेगी तो करंट थोड़ा सा और कम पैदा होगा, लेट्स से 4 एम्पेयर। अब ये 4 एम्पेयर करंट आगे मोटर को मिला एंड सोन, लो जी, ये दोनों एक दूसरे के करंट को कम करते करते अल्टीमेटली दोनों ही स्टॉप हो जाएंगे। अगर आप बाहर से कोई करंट इनको सप्लाई नहीं करते तो यह सारा सिस्टम अल्टीमेटली वाइंड अप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेसिस पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
स्टेट फैराडेज लॉ एंड लेंज़ी लॉ। इसकी स्टेटमेंट वैसे सुन लें, बुक में दोनों मौजूद हैं। फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट ये है कि द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ n टर्न्स इज़ इक्वल टू या इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। कि किसी भी कॉइल में से जो फ्लक्स चेंज होगा उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिसाइड करेगा कि EMF कितनी पैदा होगी। जो लेंज़ीज़ लॉ है वो लेंज़ीज़ लॉ इस फार्मूले के माइनस साइन को एक्सप्लेन करता है कि लेंज़ीज़ लॉ कहते हैं कि जो भी EMF इंड्यूस होती है वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगी कि जो अपनी ही वजह की मुखालफत करेगी। यानी इंड्यूस्ड EMF हमेशा उस वजह की मुखालफत करती है जिस वजह से वो खुद पैदा हुई होती। तो ये लेंज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 0.25 मीटर इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी दे दी गई, ये आपको लेंथ दे दी गई। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंगल दे दिया गया 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द EMF। मोशनल EMF का फार्मूला लगाएं -VBL साइन थीटा। माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो वेलोसिटी उसकी कितनी है जी 0.5, और लेंथ कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.25, और उसके बाद जनाब लेंथ कितनी है 0.25, और साइन 90 कितना होता है 1। तो इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको ये तरीका ये भी होता है, 0.5 को 1/2 लिखेगा, कैलकुलेटर के बगैर कर रहे हैं। इसको 1/4 लिखें, इसको भी 1/4 लिखें। अब ये सारे नीचे जो है आप मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 32, 1/32 कर लें। इस तरह बेहतर है, या वैसे ही आप कर लेते। खैर आंसर आपके पास जो है वो 0.03125 आप तो कैलकुलेटर से कर लेंगे। इतने वोल्ट EMF का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे आपको आसान लगे। यहाँ से कैलकुलेट करना है तो वो कर लें, यहाँ से करना है तो वो भी किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइनोसाइडल करंट हैज़ RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। RMS वैल्यू आपको दे दी गई IRMS, और पूछा क्या है व्हाट इज़ इट्स मैक्सिमम और पीक वैल्यू। I0 आपने मालूम करनी है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा IRMS इज़ इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से I0 का फार्मूला क्या बनेगा √2 मल्टीप्लाइड बाय IRMS। √2 होता है 1.414, आप 1.4 तक ही चलें, इसको कर लें। ठीक है जी, और साथ इसको RMS वैल्यू कितनी दी है 10, तो I0 का आंसर क्या आएगा 14 एम्पेयर। ये आपकी पीक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन AM रेंज FM की जो रेंज है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ के दरमियान। मतलब ये है कि जितने भी FM के चैनल्स हैं वो इन फ्रीक्वेंसी के दरमियान होंगे, इस फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं हो सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, इसके बाहर कोई चैनल अपनी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर सकता। जो AM फ्रीक्वेंसी रेंज हैं वो आपकी बुक में जो लिखी हैं 540 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज़ तक। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी रेंज हैं AM की और FM की। उसके बाद जी हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड। अच्छा, जो AC है, AC का जो एक साइकिल है उसमें 2 पीक वैल्यूज़ होती हैं, एक पीक वैल्यू ये और दूसरी पीक वैल्यू ये। मतलब ये हुआ कि एक साइकिल के अंदर 2 पीक वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 50 साइकिल्स के अंदर कितनी पीक वैल्यूज़ होंगी 100 पीक्स होंगी। अच्छा, जब करंट अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचेगा, यानी करंट मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो तब जो बल्ब है वो भी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे होगा, मैक्सिमम ब्राइट होगा, मैक्सिमम रोशनी देगा।
तो एक साइकिल में कितनी में तो मैक्सिमम ब्राइट होगा 2 मरतबा, क्योंकि 2 पीक वैल्यू। तो 50 साइकिल में कितनी पीक वैल्यू 100, तो 100 बार ही बल्ब जो है मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा, पीक ब्रिलियंस देगा आपको। ठीक है जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपने अटैम्प्ट किए होंगे। किसी किस्म का मसला हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर मेरा नंबर है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूँगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।